स्वागत है आपका स्कूल राज थ्योरी में। आज हम आरंभ करने जा रहे हैं कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान में नागरिक शास्त्र का तीसरा अध्याय, हमें सांसद क्यों चाहिए। अगर आपने पिछले अध्याय नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर उन्हें आप प्लेलिस्ट में से भी प्ले कर सकते हैं। जैसा कि हम देखते हैं, हम पहले अध्याय को समझते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। अगर आप पिछले पार्ट को स्किप करते हैं तो आप क्वेश्चन आंसर को स्किप करते हैं, इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप पूरा अध्याय देखिए और क्वेश्चन आंसर भी सुने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें संसद क्यों चाहिए। हम भारतीयों को इस बात पर गर्व होना चाहिए कि हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा हैं। यह अध्याय हम निर्णय प्रक्रिया में सहभागिता और लोकतांत्रिक सरकार के लिए नागरिकों की सहमति के महत्व जैसे विचारों के आपसी संबंधों को समझने के लिए कोशिश करेंगे। यही वे तत्व हैं जो सम्मिलित रूप से भारत में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का निर्माण करते हैं। इस बात की सबसे अच्छी अभिव्यक्ति संसद के रूप में मिलती है। इस अध्याय में हम ये देखेंगे कि किस तरह हमारी संसद देश के नागरिकों के निर्णय की प्रक्रिया में हिस्से लेने के लिए और सरकार पर अंकुश रखने में मदद करती है। इस आधार पर संसद भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक और संविधान का केंद्रीय तत्व है। लोगों को फैसला क्यों लेना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं, भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। इस आज़ादी के लिए पूरे देश की जनता एक लंबे और मुश्किल संघर्ष चलाया था। इस संघर्ष में समाज के बहुत सारे तबकों की हिस्सेदारी थी। तरह तरह की पृष्ठभूमि के लोगों ने इसमें हिस्सा लिया था। वह स्वतंत्रता, समानता तथा निर्णय लेने की प्रक्रिया में हिस्सेदारी के विचारों से प्रेरित थे। औपनिवेशिक शासन के तहत लोग ब्रिटिश सरकार से भयभीत रहते थे। वह सरकार के बहुत सारे फैसले से असहमत थे, लेकिन अगर वे इन फैसलों की आलोचना करते तो उन्हें भारी खतरों का सामना करना पड़ता था। स्वतंत्रता आंदोलन ने इस स्थिति को बदल डाली। राष्ट्रवादी खुलेआम ब्रिटिश सरकार की आलोचना करने लगे और अपनी मांगों को पेश करने लगे। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की कि उन्हें विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए और उन्हें बजट पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का अधिकार मिलना चाहिए। 1909 में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने कुछ हद तक निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को मंजूरी दे दी। हालांकि ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत बनाई गई ये शुरुआती विधायिका राष्ट्रवादियों को बढ़ते जा रहे दबाव के कारण ही बनी थी, लेकिन इनमें भी सभी वयस्कों को न तो वोट डालने का अधिकार था, न ही आम लोग निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते थे। जैसा कि आपने पहले अध्याय में पढ़ा था, औपनिवेशिक शासन के अनुभव व स्वतंत्रता संघर्ष में तरह तरह के लोगों की हिस्सेदारी के आधार पर राष्ट्रवादियों को विश्वास हो गया था कि स्वतंत्र भारत में सभी लोग अपने जीवन को प्रभावित करने वाले फैसलों में हिस्सा लेने की क्षमता रखते हैं। स्वतंत्रता मिलने पर हम एक स्वतंत्र देश के नागरिक बनने वाले थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि सरकार जो चाहे वह कर सकती थी। इसका मतलब ये था कि जब सरकार को लगे कि लोगों की ज़रूरतों और मांगों के प्रति संवेदनशील रहना होगा, और स्वतंत्रता संघर्ष के सपनों और आकांक्षाओं ने स्वतंत्र भारत के संविधान में ठोस रूप ग्रहण कर लिया। इस संविधान के सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाया। वह सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब है कि देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार है। इस चित्र में हम देख सकते हैं कि एक मतदाता इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो ईवीएम का इस्तेमाल की विधि को पढ़ रहा है। 2004 के आम चुनावों में पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था। इस चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल से लगभग 1,50,000 पेड़ों की रक्षा हुई थी, क्योंकि मतपत्रों की छपाई के लिए इन पेड़ों को काटकर 8,000 टन कागज बनाना पड़ता था। लोग और उनके प्रतिनिधि। सहमति का विचार लोकतंत्र का प्रस्थान बिंदु होता था। सहमति का मतलब है चाहे स्वीकृति और लोगों की हिस्सेदारी, और लोगों के निर्णय ही लोकतांत्रिक सरकार का गठन करता है और उसके कामकाज के बारे में फैसला देता है। इस तरह के लोकतंत्र के पीछे मूल सोच यह होती है कि व्यक्ति या नागरिक ही सबसे महत्वपूर्ण है
और सैद्धांतिक स्तर पर सरकार एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों में इन नागरिकों की आस्था होनी चाहिए। व्यक्ति सरकार को अपनी मंजूरी कैसे देता है? जैसा कि आपने पढ़ा कि मंजूरी देने का एक तरीका चुनाव है। लोग संसद के लिए अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। इन्हें निर्वाचित प्रतिनिधियों में से एक समूह को ही संसद कहा जाता है। यह संसद सरकार को नियंत्रित करती है और उसका मार्गदर्शन करती है। इस लिहाज से अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से लोग ही सरकार बनाते हैं और उस पर नियंत्रण रखते हैं। इस फोटो में हम देख सकते हैं कि चुनाव कर्मचारी एक दुर्गम इलाके में स्थित मतदान केंद्र पर मतदान सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लेकर पहुंचने के लिए हाथी का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रतिनिधित्व का ये विचार कक्षा 6 व 7 की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पाठ्य पुस्तकों के एक महत्वपूर्ण विषय था। आप इस बात से पहले ही परिचित हैं कि सरकार के विभिन्न स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव किस तरह किया जाता है। आइए निम्नलिखित अभ्यास के माध्यम से इस पर विचार करें। यह अभ्यास आप खुद कर सकते हैं। आगे हम पाठ पढ़ते हैं। इन चित्र में हम देख सकते हैं, पहला चित्र है जो भारतीय संसद देश की सर्वोच्च कानून निर्मात्री संस्था है। इसमें 2 सदन होते हैं, राज्यसभा व लोकसभा। दूसरा जो चित्र है वह राज्यसभा के कुल जो क्षेत्र हैं, कुल जो सदस्य हैं 245 होते हैं। देश के उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? देश का उपराष्ट्रपति। लोकसभा में कुल 545 सदस्य होते हैं और इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। संसद की भूमिका। आज़ादी के बाद गठित की गई भारतीय संसद लोकतंत्र के सिद्धांतों में भारतीय जनता की आस्था का प्रतीक थे। इस सिद्धांत है कि निर्णय प्रक्रिया में जनता की हिस्सेदारी और सहमति पर आधारित शासन। हमारी व्यवस्था में संसद के पास महत्वपूर्ण शक्तियां हैं क्योंकि ये जनता का प्रतिनिधित्व करती है। लोकसभा के लिए उसी तरह चुनाव होते हैं जिस तरह राज्य विधानसभा के लिए चुनाव होते हैं। आमतौर पर लोकसभा के लिए हर 5 साल में चुनाव करवाए जाते हैं, जैसा कि पृष्ठ संख्या 41 पर दिए गए नक्शे में दिखाया गया। देश को बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक व्यक्ति को संसद में भेजा जाता है और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार आमतौर पर विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य होते हैं। आगे देखते हैं। ये 2014 के जो चुनाव हुए थे उसकी निर्वाचित सदस्यों की संख्या अभी चेंज हो गई होगी क्योंकि ये 2014 की है, इसलिए हम इसे पढ़ना उचित नहीं समझेंगे। ये 2009 की हैं जो 15वीं लोकसभा चुनाव हुए थे, उसके परिणाम में प्राप्त सीटें। ठीक है, आगे देखते हैं। चुने जाने के बाद उम्मीदवार संसद सदस्य या संसद एमपी कहलाते हैं। इन संसदों को मिलाकर संसद बनती है व संसद के चुनाव हो जाने के बाद संसद को निम्नलिखित काम करने होते हैं। पहला है राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना। भारतीय संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। लोकसभा चुनावों के बाद सांसदों की एक सूची बनाई जाती है। इससे पता चलता है कि किस राजनीतिक दल के कितने सांसद हैं। यदि कोई राजनीतिक दल सरकार बनाना चाहता है तो उसे निर्वाचित सांसदों में से बहुमत प्राप्त करना होता है। चूँकि लोकसभा में कुल 543 निर्वाचित सदस्य, 2 मनोनीत सदस्य होते हैं, इसलिए बहुमत हासिल करने के लिए लोकसभा में किसी भी दल को कम से कम 272 सदस्य होने चाहिए। संसद बहुमत प्राप्त करने वाले दल या गठबंधन का विरोध करने वाले सभी राजनीतिक दल विपक्षी दल कहलाते हैं। कार्यपालिका का चुनाव कराना लोकसभा का एक महत्वपूर्ण काम होता है। जैसा कि आपने पहले अध्याय में पढ़ा था कि कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह होता है जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए मिलाकर काम करते हैं। जब हम सरकार शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जहन में अक्सर एक कार्यपालिका होती है। भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है। वह प्रधानमंत्री अपने दल के सांसदों में से ही मंत्री का चुनाव करता है, जो प्रधानमंत्री के साथ मिलकर फैसले लेते हैं और उन्हें लागू करते हैं।
यह मंत्री स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्त इत्यादि व विभिन्न सरकारी कार्यों का जिम्मा संभालते हैं। हाल ही के सालों में काफ़ी बार किसी एक राजनीतिक दल को बहुमत नहीं मिल पाया है, जो कि सरकार बनाने के लिए एकदम जरूरी है। ऐसी सूरत में राजनीतिक दल मिलकर एक गठबंधन सरकार बना लेते हैं और साझा मुद्दों पर काम करते हैं। राज्यसभा मुख्य रूप से देश के राज्यों के प्रतिनिधित्व के रूप में काम करती है। वह राज्यसभा भी कोई कानून बनाने का प्रस्ताव पेश कर सकती है। किसी विधेयक को कानून के रूप में लागू करने के लिए जरूरी है कि उसे राज्यसभा से मंजूरी मिले। इस प्रकार राज्यसभा का भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संसद का यह सदन लोकसभा द्वारा पारित किए गए कानूनों की समीक्षा करता है और अगर ज़रूरत हुई तो उसमें संशोधन करता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। वह राज्यसभा में से 233 निर्वाचित सदस्य होते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति की ओर से मनोनीत किए जाते हैं। इन चित्रों के नीचे क्या लिखा है वे देखते हैं। केंद्रीय सचिवालय की 2 मुख्य इमारतें हैं। इनमें से एक का नाम साउथ ब्लॉक व दूसरे का नाम नॉर्थ ब्लॉक है। निर्माण 1930 के दशक में चलाया गया था। बाईं ओर साउथ ब्लॉक का चित्र है, जिसमें प्रधानमंत्री कार्यालय, रक्षा कार्यालय, विदेश मंत्रालय का दफ्तर है। वह दाईं ओर नॉर्थ ब्लॉक है, जिसमें वित्त मंत्रालय व गृह मंत्रालय स्थित है। केंद्र सरकार के अन्य मंत्रालय नई दिल्ली के विभिन्न इमारतों में स्थित है। ख, सरकार को नियंत्रण करना, मार्गदर्शन देना और जानकारी देना। जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो उसमें सबसे पहले प्रश्नकाल होता है। वह प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। इसके माध्यम से सांसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। इसके जरिए संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। वह सवालों के माध्यम से सरकार को उसकी खामियों के प्रति आगाह किया जाता है। इस तरह सरकार को भी जनता के प्रतिनिधित्व यानी सांसदों के जरिए जनता की राय जानने का मौका मिलता है। वह सरकार से सवाल पूछना किसी भी सांसद की बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। लोकतंत्र के स्वस्थ संचालन में विपक्षी दल की एक भूमिका अदा करते हैं। वे सरकार की नीति व कार्यक्रमों की कमियों को सामने लाते हैं। वो अपनी नीतियों के लिए जन समर्थन जुटाते हैं। इस संसद में पूछे गए एक प्रश्न का उदाहरण है। लोकसभा 2007 में पूछा गया था, विद्यालयों में जंक फूड। क्या महिला व बाल विकास मंत्री ये बताने कृपा करेंगे कि क्या नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने सभी सरकारों से विद्यालय में जंक फूड पर प्रतिबंध लगाने तथा पोषक मानक विकसित करने का कहा है? दूसरा था, यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? क्या केंद्र सरकारों ने राज्यों को उपयुक्त मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया है? यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा दें। महिला व बाल विकास मंत्री ने क्या उत्तर दिया था वे देखते हैं। क और ख, जी नहीं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने राज्यों को पत्र भेजकर उनसे कहा है कि विद्यालय पोषण नीति तैयार करने के लिए विद्यालयों को दिशा निर्देश जारी करने के लिए विचार करें। वह ग और घ का प्रश्न ही नहीं उठता। संसदों के प्रश्नों से सरकार को भी महत्वपूर्ण फीडबैक मिलता है। इसके चलते सरकार चुस्त रहती है और इसके अलावा वित्त से संबंधित सभी मामलों में संसद की मंजूरी सरकार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। यह उन तरीकों में से एक है जिसके माध्यम से संसद सरकार को ये नियंत्रण करती है और इसका मार्गदर्शन करती है और उसको सूचित करती है। जनप्रतिनिधियों के रूप में संसद को नियंत्रित, निर्देशित व सूचित करने के लिए सांसदों की एक अहम भूमिका होती है। यहाँ भारतीय लोकतंत्र में का एक मुख्य आयाम है। ग हो जाएगा कानून बनाना। कानून बनाना संसद का एक महत्वपूर्ण काम है। इसके बारे में हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। संसद में कौन कौन लोग होते हैं। संसद में विभिन्न पृष्ठभूमियों के लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। उदाहरण के लिए अब ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले सदस्यों की संख्या पहले से ज़्यादा है। वह बहुत सारे क्षेत्रीय दलों के सदस्य भी बढ़ते गए हैं। जिन समूह व तबकों को अब तक संसद में प्रतिनिधित्व नहीं था, वे अब चुनाव जीतकर आगे लगे हैं। दलित और पिछड़े वर्गों के राजनीतिक हिस्सेदारी बढ़ती जा रही है। निम्नलिखित तालिका से पता चलता है कि अलग अलग सालों में लोकतांत्रिक सभा में
वोट डालने वाली आबादी का प्रतिशत कितना था। इसके अनुसार जो 2014 लास्ट दिया गया है उसमें मतदान प्रतिशत 66.4 था। उसके बाद भी अब चुनाव हो चुके हैं जो इसमें अपडेट नहीं हुए हैं। देखने में आया है कि प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र अपने समाज को पूरे तौर पर सही ढंग से प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं। ये बात साफ दिखाई देने के लगी है कि जब हमारे हित व अनुभव अलग अलग होते हैं तो एक समूह एक व्यक्ति सबके हित की आवाज़ नहीं उठा सकता। इसी बात को ध्यान में रखते हुए संसद में कुछ सीटें अनुसूचित जातियाँ SC और अनुसूचित जनजाति ST के लिए आरक्षित की गई हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि इन चुनावों में चुनाव क्षेत्रों से केवल दलित और आदिवासी उम्मीदवार जीते और संसद में उनकी भी उचित हिस्सेदारी हो। उनसे उम्मीद की जाती है कि वे दलित व आदिवासियों की जिंदगी से जुड़े मुद्दों की अच्छी तरह संसद में मुद्दे उठा सकें। इसी प्रकार हाल ही में महिलाओं के लिए भी सीटों का आरक्षण सुझाव पेश किया गया है। इस सवाल पर अभी भी बहस जारी है। 60 साल पहले संसद में केवल 4% महिलाएं थीं। आज भी उनकी संख्या 9% से जरा सी ऊपर पाई गई है। जब आप इस बात पर ध्यान देते हैं कि आधी आबादी औरतों की है तो साफ हो जाता है कि संसद में उन्हें बहुत कम जगह मिली है। इस तरह के मुद्दे की आवाज़ आज हमारा देश ऐसे कुछ मुश्किल और अनसुलझे सवालों से जूझ रहा है। क्या हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था वाकई प्रतिनिधि है या नहीं? हम ऐसे सवाल पूछ सकते हैं कि उनके जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। यह बात लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की ताकत उसमें भारत के लोगों की आस्था को झलकाती है। इसके प्रश्नोत्तर देखेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, राष्ट्रवादी आंदोलन ने इस विचार का समर्थन किया कि सभी वयस्कों को मत देने का अधिकार होना चाहिए। पुराने समय में जब ब्रिटिश भारत पर शासन करते थे तब सभी भारतीय नागरिक उनसे बहुत परेशान थे। वे भारतीय नागरिकों को उनकी मर्जी के खिलाफ बहुत से ऐसे काम करवाते थे जिन्हें आम जनता नहीं करना चाहती थी। सब ब्रिटिश शासन की निंदा करते थे किंतु कोई भी उनके सामने कोई आलोचना नहीं कर पाता था। यदि कोई आलोचना करता था तो उसे कड़ी सजा मिलती थी। उन्होंने स्वतंत्रता के लिए बहुत संघर्ष किया। वे भारत को आज़ादी दिलाना चाहते थे और उनका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि सरकार नागरिकों पर उनकी मनमानी चलाए और अपने अनुसार नियम बनाए। वे चाहते थे भारत की सरकार भारत के नागरिकों की मांगों के लिए संवेदनशील हो जाए। इसलिए उन्होंने सभी वयस्कों को मत देने का अधिकार व मतदान करने के लिए कहा ताकि वे उनकी पसंद की प्रतिनिधि चुन सके और उनकी मांगों के प्रति संवेदनशील रहे। प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 2 है, बंगाल में 2004 के संसदीय चुनाव क्षेत्र का नक्शा नीचे दिया गया है। इस नक्शे में अपने राज्यों के चुनाव क्षेत्रों को पहचानने का प्रयास करें और आपके चुनाव क्षेत्रों के सांसद का क्या नाम है और आपके राज्य में संसद में कितने सांसद जाते हैं और कुछ निर्वाचन क्षेत्रों को हरे और कुछ को नीले में क्यों दिखाया गया है। हमें बताना है। जैसे आप कुछ भी देख सकते हैं कि मेरे चुनाव क्षेत्र कौन सा होगा और यहाँ के सांसद कौन से होंगे और यहाँ पे पार्टी कौन सी है और मेरे राज्य में सांसद कुल कितने हैं, कितनी सीटें हैं सांसद की, ये भी हमें बतानी है। ठीक है। और नीले रंग के क्षेत्र अनुसूचित जाति के सांसद के लिए आरक्षित है और हरा अनुसूचित जनजाति के लिए, ये हमें इसमें दिखाया गया है। अध्याय 1 में आपने पढ़ा था कि भारत में प्रचलित सांसदीय शासन व्यवस्था के 3 स्तर होते हैं। इनमें से एक स्तर संसद केंद्र सरकार, दूसरा स्तर विभिन्न राज्यों के विधायकों द्वारा का होता है और अपने क्षेत्रों के विभिन्न प्रतिनिधियों की संबंधित सूचनाओं के आधार पर निम्नलिखित तालिका को भरना है। हमें भरना है जैसे कौन सा राजनीतिक दल अभी सत्ता में है। राज्य सरकार, राजस्थान में कांग्रेस है, केंद्र में बीजेपी है। आपके क्षेत्र से निर्वाचित प्रतिनिधि कौन है, वह आपके जो भी आपके वहाँ से एमएलए जीता होगा, राज्य सरकार से कौन है, केंद्र सरकार से कौन है, वे देखना है। अभी कौन से राजनीतिक दल विपक्ष में है। राजस्थान में बीजेपी है, केंद्र में कांग्रेस है। पहले चुनाव कब किए गए थे वे हमें देखना है और अगले चुनाव कब होंगे ये देखना है। पिछले चुनाव कब हुए थे वे देखना है हमें और अगले चुनाव कब होंगे। ठीक है। और आपके राज्य से कितनी महिला प्रतिनिधि हैं ये हमें देखना है। आशा करता हूँ आपको चैप्टर समझ में आया होगा और हमने प्रश्नोत्तर भी कर लिए हैं।
अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हम इसी प्रकार पढ़ते रहें। धन्यवाद।